मैं बहुत से इंसिडेंट दे सकता हूँ आपको। आप 26/11 ले लीजिएगा, क्या हमको 2 दिन लग गए वहां पे एनएसजी को भेजने में? क्या हमारे पास प्लेन नहीं था उस टाइम पे? बहुत सी बातें हैं जिसके राज खुलने बाकी हैं, खोलेंगे एक एक करके। पार्लियामेंट अटैक की भी खबर थी। क्या था एग्जैक्ट इनपुट? आपने देखा होगा कि यहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ। अटैक क्या ऐसे ही हो गया? ये इसके पीछे किसी का हाथ है? इसके पीछे हाथ है अमेरिका का। उरी अटैक की भी खबर दी गई थी, लेकिन लोकल कमांडर ने ध्यान नहीं दिया। इवन कुत्ता भौंका था वहां पे जब टेररिस्ट आए थे। शेख हसीना को बचाने में रॉ का रोल था। हाँ बिल्कुल, उसको मार देना था वहां। IC-814 हाईजैक इसलिए होने दिया गया ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक माहौल बन सके। जी, किडनैप करना शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट किडनैप होने शुरू हो गए, मरे भी बहुत से। 1966 के जनवरी के अंदर होमी भाभा का मर्डर कर दिया गया था CIA के द्वारा। 70 से ज्यादा इंडिया के साइंटिस्ट मिसिंग हो गए या उनको मार दिया गया, और सारा काम अमेरिका ने किया था। यानी अमेरिका भी इन्वॉल्व है मणिपुर में, चाइना भी इन्वॉल्व। बिल्कुल इन्वॉल्व, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जो NSA थे वो बिके हुए थे। ब्रिजेश मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट पे अटैक की इन्फॉर्मेशन थी। म्यांमार की सरकार को बताकर सर्जिकल स्ट्राइक की। बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ना पाकिस्तान ना चाइना, वो तो US है। US की डीप स्टेट है। हामिद अंसारी साहब ने भारत को एक रिपोर्ट भेजी है कि ईरान में रॉ के स्टेशन को बंद कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल। रॉ को बंद करने से हामिद अंसारी साहब को क्या फायदा होता है? देश कमजोर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सवाल ये आ रहा है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा, और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान वो हैं जिन्होंने 38 सालों तक भारत की सबसे खुफिया एजेंसी के लिए काम किया। दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हुए ग्राउंड रियलिटी और सीक्रेट ऑपरेशंस को बहुत करीब से देखा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ कैसे काम करती है, भारत के दुश्मन देशों की असली सोच क्या है, भारत के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयारी कर रही हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के जासूस कैसे काम करते हैं, वो कैसे इंटेलिजेंस इकट्ठी करके भारत तक पहुंचाते हैं, और उस इंटेलिजेंस के आधार पर भारत पर आने वाले खतरों को कैसे रोका जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नरेश कुमार सूद साहब, जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। और तैयार हो जाइए एक ऐसे पॉडकास्ट के लिए जिसमें सामने आएंगी वो सीक्रेट बातें जो अब तक पब्लिक डोमेन में कभी नहीं रखी गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है NK सूद साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी हम रॉ की बात करते हैं तो ऐसी बातें हमारे जहन में आती हैं जो बड़ी सीक्रेट होती हैं, जासूस होते हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में होते हैं। खासतौर से फिल्मों के जरिए एक ऐसी इमेज रॉ की बनाई गई है। ये तो मैं चर्चा करूंगा ही कि जो फिल्मों में हमारे जासूस या एजेंट दिखाए जाते हैं, रियल लाइफ में वो कितने अलग होते हैं। लेकिन पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि रॉ इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करती है, कैसे भारत तक पहुंचाती है। और उससे भी पहला मेरा सवाल ये होगा कि दूर से देखने पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लगता है कि भारत के लिए काम करते हैं, भारत के भले के लिए सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, सरकार में भी हैं, लेकिन दरअसल वो काम कर रहे होते हैं भारत के खिलाफ, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है। आपने 38 सालों का वक्त देश की सेवा में रॉ के लिए काम करते हुए लगाया है। आपके अनुभव में जब मैं कहता हूं कि ऐसा कोई शख्स जिसने सरकार में या ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए भारत के खिलाफ काम किया, वो जो खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचनी चाहिए थी या तो वो पहुंचने नहीं दी, या तो उस पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त करने के लिए काम किया, तो सबसे पहले जहन में किसका नाम आता है? देखिए, नाम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले जो नाम मेरे सामने आता है जिसके साथ मैंने काम किया वो है हामिद अंसारी, जो इंडिया के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। लेकिन जब झंडा सामने आता है तो उसको सलूट नहीं करते हैं। ये वो आदमी है जो ईरान के अंदर पोस्टेड था, और जब पोस्टेड था तो मैं भी वहाँ पे था, तो मैं इनके बारे में अंदर की बहुत सी बातें जानता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तेहरान में रह करके इंडिया का एम्बेसडर होने के बजाय इन्होंने इंडिया के खिलाफ काम किया, रॉ की एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की, रॉ के एजेंट्स को मरवाने की कोशिश की, रॉ का जो ऑपरेशन, जो रॉ का स्टेशन उसको बंद करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई देश का दुश्मन हो नहीं सकता। शुरू से शुरू करते हैं, ये कौन से ईयर की बात है? देखिए, मैं ईरान में गया था फरवरी 1991 में। अंसारी साहब आए हुए थे वहाँ पे, कुछ महीने पहले शायद आ गए होंगे, और बड़े अच्छे लगे, बड़े शरीफ आदमी लगे, पतले दुबले, और कुछ काम भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन एक इंसिडेंट हुई, एक संदीप कपूर नाम का आदमी जो इंडिया गया हुआ था, अकेला था, अनमैरिड था, यंग लड़का था, हैंडसम था, वो इंडिया से वापस आया। तो उसके बाद
एम्बेसी में नहीं पहुंचा या अपने घर नहीं पहुंचा। धूम मच गई, कहाँ चला गया, क्योंकि उसने वहाँ से जाके किसी को फ़ोन किया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। तो इस पे यहाँ पे लोगों को लगा कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन मेरा एक सोर्स था जो एयरपोर्ट पे था, उसने मुझे खबर दी कि इसको किडनैप कर लिया गया। ईरान की इंटेलिजेंस ने उसको किडनैप कर लिया, कुछ बहस हो गई थी उससे, और वो आदमी मिला नहीं। अंसारी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक छोटा सा नोट वर्बल भेज दिया फॉरेन ऑफिस के अंदर, और उसके बाद बैठ गए। लेकिन 3 दिन के बाद फ़ोन आया कि एक आदमी बेहोश पड़ा है, और उसको उठा करके हम ले आए और देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। इंक्वायरी की तो हमने ये भी रिपोर्ट दे दी कि इस आदमी को ड्रग्स दिए गए हैं ताकि अपनी याददाश्त भूल जाए। उसको रिपेट्रिएट कर दिया गया। अंसारी साहब ने एक रिपोर्ट दी, दिल्ली को इन्फॉर्म किया कि संदीप कपूर नाम का आदमी वो लड़कियों के चक्कर में था और इसलिए उसको पकड़ लिया गया था और अब उसको वापस भेजें। केस ख़त्म हो गया। ये पहला केस था। उस वक्त अंसारी साहब ईरान में क्या कर रहे थे? वो एम्बेसडर थे ईरान के अंदर, इंडिया के एम्बेसडर थे वहाँ पे। ठीक है, 91 में। 91 में 3 महीने के बाद एक और इंसिडेंट हो गई। एक डीबी माथुर नाम का आदमी, वो अपने घर से चला लेकिन एम्बेसी नहीं पहुंचा। वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, पासपोर्ट के काम करता था वो। तो बड़ा ढूंढा, सारे जगह में ढूंढा उसको, पुलिस स्टेशन में ढूंढा, हॉस्पिटल में ढूंढा, कोई इसका सुराग नहीं मिला, ना किसी ने को बताया। बहुत पूछताछ करने की कोशिश की। अगला दिन आ गया, लेकिन अंसारी साहब चुपचाप बैठे रहे। उनको कोई फिक्र नहीं था कि एक आदमी गायब है। हमें चिंता थी, हमने कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो अल्टीमेटली वहाँ पे लेडीज इकट्ठी हो गई। मैंने सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई आपका भी हस्बैंड ऐसे हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मेरे एक्चुअली एम्बेसी के अंदर अच्छे लिंक थे, उनके जो भी दिल्ली के काम होते थे मैं कराता था, किसी का पुलिस का काम, किसी दूसरा काम। तो सबको आ गया, सबको लगा कि हमारे हस्बैंड भी को भी किडनैप किया जा सकता है। तो वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गई। मुझे इसमें दिल्ली की कोई सपोर्ट नहीं थी या रॉ की कोई सपोर्ट नहीं थी, मैं अपने आप काम कर रहा था। उसके बाद हमने, उसकी वाइफ आ गई डीबी माथुर की। मैंने कहा भाभी जी ऐसा करिए कि आप जाइए एम्बेसडर कमरे में और जाके इसको गालियाँ दे दीजिएगा। पता चल गया था कि यहाँ को गड़बड़ है। हामिद अंसारी की। मैंने कहा आपका कुछ नहीं हो सकता, आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आपको अपना आदमी चाहिए। तो उसके कमरे में गई, जा करके इसको गालियाँ दे दी। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि मैं वहाँ से बाहर चला गया। बाहर जा करके मैंने एक अपने फ्रेंड को बुलाया, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और टैक्सी में बैठ कर एक चला गया पोस्ट ऑफिस के अंदर। वहाँ से जाके मैंने फ़ोन किया दिल्ली में अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा ऐसा, दोस्त का नाम है RK यादव। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ पे एक आदमी को किडनैप कर लिया गया और यहाँ पे अंसारी साहब कुछ नहीं कर रहे, तुम जाओ और अटल बिहारी वाजपेयी से बात करो। उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, उस टाइम पे अपोजिशन के लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे, सॉरी। तो भारतीय एम्बेसी में काम करने वाले लोग ईरान में गायब हो रहे थे, ईरान गिरफ्तार कर रहा था, और भारत के एम्बेसडर उस वक्त थे हामिद अंसारी साहब, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो कुछ एक्शन लेते, मदद करते, और वो बिल्कुल मदद करते आपको नजर नहीं आए। उनकी ड्यूटी बनती थी दिल्ली को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, दिल्ली को कहें कि हमारे आदमी को किडनैप कर दिया, आप भी किसी को किडनैप करो जी, ये उनकी ड्यूटी बनती थी जी। लेकिन RK यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी से अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग की, और अटल बिहारी वाजपेयी का वो तो बड़े अच्छे शरीफ आदमी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे आपके हमीद अंसारी उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। अच्छा। आदमी तो शरीफ लगते थे, इसमें कोई बात नहीं है। तो उसने कहा भाई ऐसा है, किडनैप हुए सर। कहते खबर किसने दी? कहते उसने मेरा नाम दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे पर्सनली जानते थे, मेरे नाम को। उन्होंने उसी टाइम नरसिम्हा राव को फ़ोन कर दिया और नरसिम्हा राव ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अटल बिहारी की वाजपेयी की नरसिम्हा राव बड़ी इज्जत किया करते थे। इन द मीन टाइम, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू कर दी। 2 दिन के बाद अभी माथुर एम्बेसी के अंदर आ गया और आकर के उसे बताया, रात को 3 बजे की बात है, कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। मुझे कहा भाई तुम्हारा भी नंबर आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। वैसे बड़ा पूछ रहे थे, पैसा डाल रहे थे, मैं किसी का नाम तो लेना था, आपका नाम ले दिया मैंने। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, डिप्लोमेट हूँ, मैं देखूँगा मुझे उठाते हैं कि नहीं उठाते, बट आई विल बी केयरफुल। तो ये इंसिडेंट हुई। उसके बाद काफ़ी महीनों तक शांति रही और माथुर को रिपेट्रिएट कर दिया गया दिल्ली के अंदर। पहले 2 जो लोग गिरफ्तार हुए वो भी रॉ के लिए काम कर रहे थे? नहीं, पहला वाला MA का था, दूसरा हमारा रॉ का था, DB माथुर रॉ का था, और जो पहला आदमी था वो था आपका MA का, विदेश मंत्रालय का। पहले विदेश मंत्रालय में काम करने वाले शख्स को ईरान ने उठा लिया, फिर रॉ के लिए काम करने वाले शख्स को उठा लिया, और तीसरा नंबर आपका था। हाँ, नंबर था, लेकिन मेरे को उठाया नहीं, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। लेकिन मेन क्या बात है कि उन्होंने पहले आदमी को इसलिए उठाया था, उसको शक था कि शायद रॉ का ना हो, तो ये रीज़न हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने के बाद एक मोहम्मद उमर नाम का आदमी जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, वो जा रहा था कहीं पे,
तो रास्ते में गाड़ी रोक करके उसको पकड़ लिया, उसको 3-4 घंटे उन्होंने पूछताछ करनी शुरू कर दी, कुछ किया। तो उसने जब आकर के अंसारी से कहा कि मेरे को ऐसे कर दिया, तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप उससे पूछो। मैंने मोहम्मद वोर से बात की, मैंने कभी क्या हुआ था, तो उसने मुझे सारी इंसिडेंट बताई। तो मैंने कोई बात नहीं, तुम्हें वापस हो जाओगे, इंडिया वापस जाना पड़ेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं। तो मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो जो मेरा बॉस था, जो स्टेशन का चीफ था, उसने हमीद अंसारी से कहा कि भाई ये आदमी की ऐसे ऐसे रिपोर्ट है। तो उसने हमीद अंसारी ने कहा इसके खिलाफ एक रिपोर्ट बनाओ कि ये ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था, क्योंकि उससे पहले भारतीय एम्बेसी में काम करने वाला एक गार्ड, उसके लिए हामिद अंसारी ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर दीजिए कि ये ईरान के लिए काम कर रहा है। जी, झूठी रिपोर्ट। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। वो कहता आपसे नाराज हो जाएगा। मैंने कहा मेरा क्या उखाड़ लेगा, मैं कोई यहाँ वीज़ा और पासपोर्ट के पैसे थोड़ी खाता हूँ जो मुझे रिपेट्रिएट कर देगा। मैं एंटी नेशनल काम नहीं करूँगा, और अगर मुझे भेजेगा तो मैं इसको देख लूँगा। मैंने ये भी कह दिया, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे यंग भी था, इन्फ्लुएंशियल भी था, बहुत से काम कर सकता था। चलो बात गई हुई। उस टाइम पे रतन सहगल एक जेएस पर्स थे। जेएस पर्स की ड्यूटी होती है एम्बेसी की सिक्योरिटी को देखना। वो आईबी से आए थे और उनका एजेंडा था रॉ के खिलाफ काम करना, क्योंकि बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। बाद में पकड़े भी गए, सीआईए के एजेंट निकले वो भी, CIA के एजेंट निकले, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के। रतन सहगल का नाम ले रहा हूँ, वो सीआईए के एजेंट निकले, पकड़े भी गए थे बाद में। चलो उसकी बात करेंगे बाद में, क्योंकि कुछ जैसे लोग को एनिमिटी होती है कि लगा आईबी वालों को कि रॉ तो बहुत ज़्यादा अचीव कर गया, क्योंकि आरएन काओ ने जिस तरीके से रॉ को प्रॉप अप किया था, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान, गुस्सा था काओ से या रॉ से कि रॉ कैसे अचीव कर गया। मैं तो बहुत, हर एक आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। उसके बाद कुछ महीने के बाद एक और इंसिडेंट हुई। मोहम्मद वोर को तो वापस भेज दिया गया। पीके वेणुगोपाल जो स्टेशन के चीफ थे, वो घूमने चले गए थे आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास, अपना छुट्टी मनाने के लिए चले गए थे। उनकी भी फैमिली नहीं थी, तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया ईरान की इंटेलिजेंस से, उनसे मारपीट की। उन्होंने जब सारी खबर आकर के अंसारी को दी, तो अंसारी ने कहा भी कोई बात नहीं, मैं इसको देख लूँगा। उस दिन जब ये जा रहे थे, जाने से पहले जो मेरा कुलीग था उसने कहा भाई ये जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बात बताई। मैंने कहा क्या पड़ी है इनको जाने की। मैंने कहा ये तो अपने, वो कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। मैंने कहा नहीं, ये सिर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पैर पे तो हमारे पड़ेगी। अल्टीमेटली उसने जब वापस आए तो उसने कहा जी आप दिल्ली इन्फॉर्म करो या आपने सूद से तो बात कर लो। तो अल्टीमेटली उसने मेरे से बात की। मैंने कहा सर आपने बात की तो आपने दिल्ली क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, पहले आपकी ड्यूटी बनती है दिल्ली इन्फॉर्म करना, हमारा सिस्टम ये कहता है। कहता नहीं अंसारी ने कहा मैं आपकी सेफ गार्ड करूँगा, मैं आपको बचा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सर ही इज़ ए स्नेक इन द ग्रास। वो भागे भागे अंसारी के पास चले गए, क्योंकि जब मैं बीच में आ रहा था एम्बेसी के अंदर उस दिन, तो मेरे को वहाँ पे जो साइफर के कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे सारी बात बता दी, ऐसे हुआ फलाना हुआ। तो मैं समझ गया, थोड़ा सा बताया, मैं समझ गया कि इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी है अंसारी ने। आपको समझ में आने लग गया था कि हामिद अंसारी साहब देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, रॉ के खिलाफ काम वो कर तो रहे मुझे पहले ही समझ में आना शुरू हो गया था। और भी बहुत सी बातें, उस पर बात भी करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अंसारी के पास गए, अंसारी को कहा भाई मेरे को आप दिखा दो जो रिपोर्ट भेजी है। मैंने कहा दिखाएगा सर, आपको पहला और लास्ट पैरा चेंज कर देगा, बीच में तो फैक्ट्स हैं। लेकिन अंसारी ने रिपोर्ट दिखाने से मना कर दिया। तो बड़े उदास आए। इन द मीन टाइम दिल्ली से मैसेज आ गया, दिल्ली को इन्फॉर्म किया कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। और इनको अंसारी ने क्या किया, उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा पीके वेणुगोपाल के खिलाफ कि ये वुमेनाइजिंग का काम कर रहा था, फलाना काम कर रहा है, यानी कि वो ईरान को डिफेंड कर रहे थे, ईरान को डिफेंड कर रहे थे, भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, भारतीय एम्बेसी में रहते हुए ईरान में। बिल्कुल। ईयर 1991, 1992, ये 1992 की बात है। जो बात है 1991 में भी हुआ, 1992 में भी हुआ। अल्टीमेटली वेणुगोपाल को वापस जाना पड़ा और बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि पीएम से ऑर्डर आ गया। और पीएम पहले भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनका पूरा भरोसा था एमईए के लोगों के ऊपर, एमईए के एम्बेसडर्स के ऊपर, तो उनको डिसमिस कर दिया गया। अब मुझे भी डर था कि तुम्हें किडनैप कर लेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि जब मैं घर से निकलूं, तो घर से निकल के जब एम्बेसी जाता था, हमारा ग्रुप होता था 4 लोगों का, टैक्सी करके जाते थे, एक टैक्सी लेके आता था, हम सारे बैठ जाते थे और एम्बेसी पहुंच जाते थे, क्योंकि ये मुझे पता था कि वो ग्रुप में किसी को नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो अकेले में उठाएंगे। और घर से कभी निकलना होता तो फैमिली के साथ होते थे। और ईरानियों के अंदर इतनी सभ्यता तो है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपको फैमिली के सामने उठा लेंगे, वो आपको उठाएंगे तो अकेले में उठाएंगे। तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मेरी फैमिली को भी कोई परेशानी नहीं कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं ईरानियन
अच्छे कल्चर लोग हैं। और जब एम्बेसी से आता था मैं अपनी वाइफ को हल्का सा टिकल मार देता था। मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे कि मतलब चल रहा हूँ, यानी कि 20 मिनट तक नहीं आऊँ तो आप इन्फॉर्म कर देना। मैंने उनको कुछ नंबर दिए थे, कुछ पॉलिटिशियन के नंबर दिए थे, कुछ इनको नंबर दिए थे मैंने जर्नलिस्ट के, जो इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट थे। एक बहरीन में भी जर्नलिस्ट था पीटीआई का, उसको भी नंबर दे रखा था। उससे कहा था सूद जब भी बात हो ना मुझे एक मैसेज कर देना, मैं पूरे मीडिया में फैला दूंगा। पीटीआई जर्नलिस्ट थे वो, और ये बात मैंने अपने फ़ोन पे भी सुना दी थी। फिर जब मैं घर से निकलता था मुझे पीछे से, क्योंकि ईरानियों का सिस्टम मैंने पढ़ लिया था कि कैसे आपको मारेंगे, कैसे अटैक कर सकते हैं, आपको गाड़ी से मार सकते हैं, बंदूक नहीं चलती ऐसे चक्कर में। तो पीछे से गाड़ी आती थी तो मुझे, मेरे कान पीछे होते थे, जैसे देखा गाड़ी आ रही है तो मैं जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उनके साइड पे हो जाता था, और जो 50 किलोमीटर का जो रास्ता था वहाँ पे मेरी वाइफ ऑब्जर्व करती रहती थी। बाद में वहाँ पे लोग भी आ जाते थे इकट्ठे हमारे जो। क्या कभी ऐसी कोई कोशिश हुई आपके साथ? नहीं, कोशिश हुई नहीं, मैंने मौका ही नहीं दिया। और जब सड़क पार करता था ध्यान से पार करता था। फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद दिल्ली से जब वेणुगोपाल का जब केस आया तो दिल्ली से एक केकी नाम के हमारे ऑफिसर जो पारसी थे, डायरेक्टर की पोस्ट थी उनके पास, आईपीएस से, वो आए, सारी बातों की खबर ली उन्होंने, और खबर लेकर के काफ़ी सेटिस्फाइड रहे कि आप क्या कर रहे हैं। ये कह दिया कि आप काम बंद कर दो। हमने काम बंद कर दिया उस टाइम पे। फिर दिल्ली से मैसेज आया कि आप दिल्ली आओ। मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो जाते ही मुझे वहाँ पे कुछ लोगों के मैसेज पड़े हुए थे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जो मुझे जानते थे। तो एक के पास गया, जेएस बस थे वो, उन्होंने कहा भाई तुमने इसको बताया नहीं वेणुगोपाल को। मैं आगे से बताया था लेकिन थोड़ी गलती कर जाते थे, वो ज़्यादा भरोसा करते थे अंसारी के ऊपर। उसके बाद जब मेरी ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे से कहा कि अंसारी ने तो यहाँ पे रिपोर्ट भेज दी है कि रॉ का स्टेशन को बंद कर दो। हमारे हामिद अंसारी साहब ने भारत को एक रिपोर्ट भेजी है कि ईरान में रॉ के स्टेशन को बंद कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ के पे रॉ के लोगों को किडनैप किया जा रहा है। तो मैंने उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि कई बार कोलेट नहीं हो पाती इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा पहले संदीप कपूर जो एमईए का था उसको उठा के ले गए, डी माथुर को उठा के ले गए, और डी माथुर को उठाने का पर्पस था कि डी माथुर की जो कौम के बारे में, कौम एक जगह है जहाँ पर रिलीजियस स्पीचिंग की जाती है, वहाँ का सोर्स था उसका। मैंने कहा वो रिपोर्ट अंसारी को दिखा दी, अंसारी ने उनको बता दिया होगा कि भाई ये आदमी यहाँ से है, तो इसलिए माथुर आइडेंटिफाई हो गए और माथुर को उठा के ले गए। तीसरा मोहम्मद मोहर, वो तो एमईए का था। चौथा पीके वेणुगोपाल, वो हमारा था। चलो 2 हमारे आदमी थे, लेकिन वहाँ पे जो एचओसी थे उनको रास्ते पकड़ लिया था। फिर वहाँ पे नेवल अटैची, उनको भी रास्ते में रोक लिया था। फिर 2 बार हमीद अंसारी का लड़का वो पकड़ा गया था जो लड़की के साथ घूम रहा था। तो मैंने रिपोर्ट दे दी। साथ में ये भी कहा कि एक एम्बेसडर की गाड़ी के अंदर भी जीपीएस लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो एम्बेसडर ने एक सर्कुलर इशू किया था जितनी भी गाड़ियाँ अंदर रखी जाए। मैंने कहा वहाँ तो खतरे का माहौल था ही, और सारा माहौल इसलिए कि अंसारी का चक्कर है। तो मैंने जब सारी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट की तो उससे कहा भी आप इसकी रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट बना के मैंने दे दी, और वहाँ पे एक जॉइंट सेक्रेटरी भी आ गए उस टाइम पे, कहते यू हैव सेव्ड अस, अब आपका क्या करें। मैंने कहा जी मेरी जान का तो खतरा है। कहते ऐसा करते हैं आपको बुला लेते हैं। तो उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया, भारत आ गया। भारत आ गया। अक्टूबर 2003 में मैं वापस आ गया। लेकिन जब मैं गया था तो मेरे को कहा गया था कि आपको 2 डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी। मैंने काम भी अच्छा किया था। आप ईरान में कितने वक्त तक थे? मैं पौने 2.5 साल के आसपास तक, मतलब 1991 से करीब 93 तक। हाँ ठीक है। तो मैं जो है ना, देखिए मेरा काम भी अच्छा था, मैं रॉ के ऑफिस को बचाया भी। तो जो वहाँ पे ऑफिसर, मतलब अगर आपने वक्त रहते एक्शन ना लिया होता तो भारत के जो रॉ के लिए काम करने वाले लोग ईरान में हैं उनके साथ क्या होता? देखिए सोर्सेस तो हमने बचा लिए। सोर्सेस को कोर्ट चला जाता कि आप आना नहीं। और जो लोग मैं टीवी चैनल की खबर सुन रहा था जिसको कुछ नहीं पता, वो कहते हैं जी ऐसा है वहाँ पे 300 रॉ के एजेंट मारे गए। 300 एजेंट तो थे ही नहीं मारे ईरान के अंदर, कम एजेंट थे। कोई ईरान के अंदर ये तो है नहीं कि वहाँ बम चलाते हैं। देखिए ईरान के अंदर जो हमारा एक्शन था वो डिफेंसिव था कि क्या ईरान कश्मीर में इन्वॉल्व तो नहीं है, उसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। क्या ईरान का कोई रोल है जब यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी मार्च 1993 के अंदर, वो भी कोई रोल नहीं लास्ट था। में, हाँ वहाँ वो भी कोई रोल नहीं था। हाँ बहुत से ईरानी इंडिया के अंदर जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन किसी ईरानी का ऐसा टाइप का कनेक्शन नहीं था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी कि ईरान भारत के खिलाफ कोई खास काम नहीं कर, कोई ऐसा काम नहीं था। मैं आप बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ आपसे। तो फिर हामिद अंसारी साहब वहां पर ईरान के लिए काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसकी कोई वजह? उसकी वजह ये थी कि ईरान के क्लोज आना चाहते थे, रॉ को बंद करना चाहते थे, रॉ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। रॉ को बंद करने से हामिद अंसारी साहब को क्या फायदा होता? देश कमजोर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देश कमजोर होता है।
बहुत से एमए के लोग ले लो, वो भी चाहते हैं कि रॉ बंद हो हामिद जाए, अंसारी साहब देश को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी लॉयल्टी कहीं और है, कहाँ है? किसी के साथ भी हो सकती है। जो देखिए, जो देश के दुश्मन होते हैं वो किसी के भी लॉयल हो सकते हैं, देश के खिलाफ होते हैं। आप कम्युनिस्टों का नाम ले लो, कम्युनिस्ट चाइना को सपोर्ट करता है, चाहे कम्युनिस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इवन कम्युनिस्ट अमेरिका को सपोर्ट करेगा इंडिया के खिलाफ। अगर वो भारत के लिए लॉयल नहीं थे तो वो उपराष्ट्रपति के पद तक कैसे पहुंच गए? कौन सिलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की शादी हुई थी 1968 में, 2 महीने के बाद इसरो के ऑफिस में चली गई थी। क्या करने गई थी? 8वीं पास है, क्या करने गई थी वो? किसके डायरेक्शन पे गई थी? क्या करना था उससे वहां जाकर के? और उसके कुछ देर के बाद वहां पे साइंटिस्टों को किडनैप करना शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट किडनैप होने शुरू हो गए थे। मरे भी बहुत से। 1966 के जनवरी के अंदर होमी भाभा का मर्डर कर दिया गया था CIA के द्वारा, और 1971 की दिसंबर के अंदर एक और हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उनको मार दिया जहर देकर के। केरला के बीच के अंदर एक रिसोर्ट थी, वहाँ पे सारा काम अमेरिका था। 70 से ज़्यादा इंडिया के साइंटिस्ट मिसिंग हो गए या उनको मार दिया गया, और सारा काम अमेरिका ने किया था, CIA कर रहा था। अभी आपको केस याद होगा कि 2 हमारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे, लॉन्च नहीं हुए, तो अजीत डोवाल गए थे इसरो की जगह पे और जाके पूरी इंक्वायरी की, क्योंकि उनको शक था कि CIA हमारे जो मिसाइल्स हैं या हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको डैमेज कर रहा है। 3rd स्टेज में दोनों जो आपके लॉन्चर थे वो फेल हो गए, इसलिए अजीत डोवाल वहाँ गए थे। कभी बात करेंगे हामिद अंसारी पर लौटते हैं। हाँ जी। हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाते हैं। इन सब चीजों के बावजूद जो कि होती रही और सरकार तक जिसकी इंफॉर्मेशन जाती रही, उसके बावजूद वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर इतने लंबे वक्त तक उस पद पर बैठे रहे। 2 टेन्योर थे, प्रेसिडेंट बनना था इनको। प्रेसिडेंट बनते, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, इसलिए वहां पे झंडे को इंसल्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने, जब ओबामा इंडिया के अंदर आए हुए थे। देखिए, आज सारे राज खुल रहे हैं, कांग्रेस के राज खुल रहे हैं कि 26/11 में क्या हुआ था। नहीं, मैं हामिद अंसारी पर रुकना चाहता हूं थोड़ा जी। सा। जब इतना कुछ आपने देख लिया तो आपने अपनी तरफ से ऐसी क्या कोशिश की कि हामिद अंसारी साहब को वो जो कर रहे हैं या तो उससे रोका जा सके, और या तो कुछ ऐसा हो जिससे वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाए? देखिए, हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है। लेकिन जब झंडे की इंसल्ट की तो मैंने एक ट्वीट किया था, मेरे पास बहुत से जर्नलिस्ट आ गए, क्या आपने ट्वीट किया हामिद अंसारी के बारे में, आप आर्टिकल देंगे? मैंने कहा दूंगा, आर्टिकल लिखवाया मैंने कई जगह में, क्योंकि मैं देश के बारे में सोचता हूँ, देश के बारे में काम करता हूँ। और अंसारी साहब को क्या दिक्कत थी हमारे झंडे को सैल्यूट करने में? क्या प्रॉब्लम थी? क्या झंडा उनको गाली दे रहा है? जब आज ये सब बातें सामने आएंगी तो इन बातों को सुनकर एक सवाल हर कोई पूछेगा कि जब आप सर्विस में थे उस वक्त अगर आप ये आवाज उठाते तो शायद इसके कोई मायने भी होते जब वो पद पर थे। आज जब वो इन सब चीजों से दूर हो चुके हैं, आज जब आप भी रिटायर्ड हो चुके हैं, लोग बहुत कह सकते हैं इस बात को कि अब इन बातों को उठाना बहुत आसान है। और अगर वो आप पर एक्शन लेना चाहें, कभी आपको डर लगा इस बात का? क्या एक्शन लेंगे? क्या सारे इंसिडेंट सामने नहीं है? क्या कुछ लोग ऐसे नहीं जिनको सब कुछ पता है? क्या मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर सच्चाई नहीं है, पता नहीं चलता? क्या एक्शन लेंगे मेरे खिलाफ? क्या मैं देशद्रोही काम कर रहा हूँ? क्या मैं झंडे को सैल्यूट नहीं करता? देखिए, जब मैं नौकरी में था तो मेरी लिमिटेशन है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, रॉ के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन आती हैं, वो गवर्नमेंट को भेजी जाती हैं, और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में IC-814 की हाईजैकिंग, उसकी पूरी खबर दी थी, रॉ ने क्या, वहाँ के रॉ के एजेंट ने खबर दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जो NSA थे वो बिके हुए थे। ब्रिजेश मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट पे अटैक की इन्फॉर्मेशन थी। मैं बहुत से इंसिडेंट दे सकता हूँ आपको, आप 26/11 ले लीजिएगा। क्या हमको 2 दिन लग गए वहाँ पे NSG को भेजने में? क्या हमारे पास प्लेन नहीं था उस टाइम पे? बहुत सी बातें हैं जिसके राज खुलने बाकी हैं, खोलेंगे एक एक करके, क्योंकि देश मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। हो गया, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते। और क्या अंसारी साहब बता दें क्या कर लेंगे मेरे खिलाफ, क्या एक्शन ले सकते हैं?